हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा आज का सेशन जो है रिवीजन का कंपोजिशन लेवी है। आज डिफरेंट था लेकिन थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, पर चैप्टर इजी है। चैप्टर इजी है। तो आपने अगर रेगुलर मैथ में पहले भी नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। मैं तो कहूँगा मेरा रिवीजन देख लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट हम शेड्यूल के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में जो दिया है, जो भी चैप्टर कवर होगा हम कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं और वो है कंपोजिशन लेवी। क्या आपको बेनिफिट हो रहा है रिवीजन का? हाँ, है ना? हाँ रहोगा तो पहले लाइक कर दो। उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है रिवीजन का। तो यस बेटा, ये रिवीजन आपके लिए है। और ये रिवीजन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखो, आईडीटी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अब अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में भाई सिलेबस भी अच्छे से कवर होना चाहिए, इन डेप्थ रिवीजन भी होना चाहिए। और यस, यहाँ पे हमको कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि हम 60-70 प्लस ले सकते हैं। तो ये रिवीजन डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ आप जो क्वेश्चनर्स जो है, मेरे क्वेश्चनर्स के क्वेश्चंस, या आपके पास कोई अदर क्वेश्चन बैंक होगी तो वो भी आप यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो। ओके, तो ये रिवीजन के बाद इमीडिएट प्रीफर कर लेना, आज ही टॉपिक आपने खत्म कर देना। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? उसके बाद में अमेंडमेंट सर हमें देखना है तो कहाँ मिलेगा? अमेंडमेंट की नोट्स कहाँ मिलेगी? या जो भी वीडियो कंटेंट है और मटेरियल कंटेंट है, ये सब कहाँ मिलेंगे? तो एक काम कीजिएगा, ये जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ दिया है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक भी दी है जिसमें सारा मटेरियल, इवन जो हम चार्ट बेस्ड रिवीजन कर रहे हैं ना, ये चार्ट की पीडीएफ मैंने दे दी आपको। पीडीएफ टोटली फ्री। हाँ, फिजिकल कॉपी आपको चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट से vsmartacademy.com से बाय करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। इस बार आपके एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत सी चीज़ें जो है, शॉर्ट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। ओके, तो प्लीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल लिंक दी है मैंने, वो आप ज्वाइन कीजिएगा। और कभी कभी अगर आप इंस्टा देखते हो तो मेरा इंस्टा भी सब्सक्राइब कर सकते हो, पर ज़्यादा मत देखना। वो है CA_विशाल_भट्टड़। तो आप इंस्टा भी यहाँ पे ओके सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, हाँ, एक और लास्ट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, और वो ये कि रिवीजन के टॉपिक्स कैसे मैंने सिलेक्ट किया है, एबीसी एनालिसिस पे की है। तो ये रिवीजन के टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट की है, इसके हिसाब से चलोगे तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और जो जो मैं कहता हूँ वो करो तो आपका शेड्यूल लिंक, रिवीजन की शेड्यूल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वो शेड्यूल नॉर्मली हम फॉलो करते हैं, कभी कभी चैप्टर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे आज का शेड्यूल का चैप्टर शायद मुझे याद आता है तो रिफंड था, रिफंड हम नेक्स्ट इसमें कवर कर लेंगे। आज हम कंपोजिशन लेवी कवर कर रहे हैं, ठीक है? डन 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 डन। तो चलिए, मैं बस इतना ही कहूँगा, आपको अच्छे लगे होंगे अभी तक के रिवीजन तो पहले लाइक कर दो, आज का तो उससे और अच्छा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं रिवीजन ऑन कंपोजिशन लेवी। चलिए आ जाइए हमारे चार्ट पे, एंड दैट इज कंपोजिशन स्कीम, ठीक है? इजी चैप्टर है। इसके बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ अभी रिवीजन कर लो, चार्ट बुक का प्रिंट आपके पास है, और इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इससे ज़्यादा टाइम ये चैप्टर को मत देना, फटाफट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? तो जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, मेरी बैंक क्वेश्चन बैंक होगी तो आप वो यूज़ करो, या किसी और की क्वेश्चन बैंक होगी तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो इस रिवीजन के साथ। तो बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की। कंपोजिशन स्कीम मतलब, ओके, कंपोजिट करके जीएसटी लगाया गया, मतलब ऑल टैक्सेस टुगेदर एक जीएसटी लगाया गया, उसे हम कंपोजिशन स्कीम कहेंगे। तो अब ये कंपोजिशन स्कीम की अगर हम बात करें तो यस, ये क्यों लाई गई? देखो, वैसे तो आपको बेसिक थ्रेशोल्ड मिल जाता है 10, 20, 40 लाख, स्पेशली ट्रांजेक्शन B2C होते हैं। तो B2B में लोग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, लेकिन B2C होते हैं तो वो केस में बेसिक थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने दिया है। वैसे तो बेसिक थ्रेशोल्ड सबको दिया हुआ है, लेकिन जनरली ये यूज़ करने वाले B2C वाले होते हैं। तो बेसिक थ्रेशोल्ड, उसके बाद तो आप आरपी बन जाते हो। अब उसके बाद आरपी बन जाने के बाद भी ओके, जो रिटेलर्स है, रिटेल मार्केट में बिजनेस करते हैं, उनको कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, GSTR1, 3B का, रिकॉर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट, ITC कॉस्ट, इनवाइस कॉस्ट। तो ये सारी रिकॉर्ड कंप्लायंस कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाती है, तो वो रेडी नहीं होते हैं मेंटली ये कंप्लायंस करने के लिए। पर गवर्नमेंट को तो टैक्स लेना है, जैसी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया उसके बाद गवर्नमेंट को तो टैक्स लेना है। तो अब अगर यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स लेना है तो ये सिचुएशन में ओके, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया कि भाई चलो
कंपोजिट रेट से आप टैक्स दे दो और आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंपोजिट रेट हो गया, जैसे मैं आगे कवर करूँगा, यहाँ पे कंपोजिट रेट 1% या 5% या 6% ये रेट से दे दो। हाँ, ये कुछ लिमिट तक आपको मिलेगी, जैसे 10(1) की स्कीम 1.5 CR यानी 150 लाख या 75 लाख, और जहाँ तक देखा जाए सर्विस वालों के लिए 50 लाख तक कंपोजिशन दिया है, स्मॉल परसेंटेज से टैक्स ले लो। इसके दो बड़े ड्रॉबैक है। कौन से दो बड़े ड्रॉबैक है? एक तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते कस्टमर को, आपको बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ता है और कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, और दूसरा आप ITC नहीं ले सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये आपके जेब से टैक्स जाएगा ना। और उसके बाद में नॉर्मल स्कीम में आते हैं। तो अब हम 3 क्राइटेरिया बना लेते हैं। कौन से 3 क्राइटेरिया? कि आप थ्रेशोल्ड में होगे तो चीज़ें कैसी चलती है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो चीज़ें कैसी चलती है, और आप नॉर्मल में आते हो तो चीज़ें कैसी चलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि आप थ्रेशोल्ड में हो। थ्रेशोल्ड में हो तो क्या कोई टैक्स देना है आपको? बिल्कुल नहीं देना है। 10, 20 या 40 लाख तक आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना है। पर आप जैसे ही कंपोजिशन में आते हो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और कंपोजिट रेट से देना पड़ेगा। भाई ये कंपोजिट रेट कितने होते हैं? 1% या 5% या 6%। सर्विस प्रोवाइडर वालों को 6% है, आगे हम इसकी बात करेंगे। और नॉर्मल स्कीम में तो फिर नॉर्मल रेट दे दो ना, जो भी आपका नॉर्मल रेट होगा, 5%, 12%, 18% या 28%, वो रेट से GST दे दो। भाई प्रोसीजर में क्या डिफरेंस आता है सर? बताओ कि ये बताओ सर कि प्रोसीजर में क्या डिफरेंस आता है, बताता हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन, तो आप थ्रेशोल्ड में हो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, क्योंकि वो एग्जम्पशन ही रजिस्ट्रेशन का है, थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। उसके बाद में अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, और नॉर्मल में तो करने ही पड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन करो लेकिन टैक्स कम रेट से दे, तो भाई साहब हो गया। फिर आपका एक सवाल होगा कि सर ये बताओ इनवॉइसिंग कैसे होगा? तो आप थ्रेशोल्ड में हो तो आपके नॉर्मल इनवॉइस वगैरह इशू कर दो, GST का कोई कंप्लायंस नहीं है। लेकिन अगर आप कंपोजिशन में हो तो बिल ऑफ सप्लाई, ध्यान से सुनना क्या कहा मैंने, बिल ऑफ सप्लाई आपको देना पड़ता है। और अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो टैक्स इनवॉइस। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ सप्लाई एंड टैक्स इनवॉइस? तो मैं आपको ये बता दूं, जहां तक हम बिल ऑफ सप्लाई की बात करें तो ये है तो GST कवर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब GST लॉ ने कहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं इसमें टैक्स नहीं होता है, आप टैक्स नहीं लगाओगे कस्टमर को। और यहाँ पे GST, जो भी ऐसी केस जहां आप GST टैक्स नहीं लगाते हो, जैसे CL हुआ, एग्जम्पशन हुआ, नील रेट होगा, तो कवरिंग डॉक्यूमेंट तो रखना पड़ता है भाई साहब। तो ये कवरिंग डॉक्यूमेंट होता है क्या? बिल ऑफ सप्लाई। और टैक्स इनवॉइस में आप टैक्स बताओगे। रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, या कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ पे जो है जहां तक देखा जाए तो जो सेक्शन 35 और 36 रीड विथ रूल्स, वो रिकॉर्ड्स आपको सारे मेंटेन करने पड़ेंगे। अब ये लिमिटेड एक्सटेंट की क्या बात है कंपोजिशन स्कीम में, कि जैसे स्टॉक रिकॉर्ड, टैक्स पेमेंट रिकॉर्ड वगैरह नहीं मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, आपने कितना प्रोड्यूस किया, ओके, जहां तक आपके इनपुट क्या था, लेकिन आउटपुट के स्टॉक व रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, टू सम लिमिटेड एक्सटेंट। जिससे टर्नओवर आइडेंटिफाई हो जाए उतना ही मेंटेन करना पड़ेगा। ITC नॉर्मल स्कीम में नहीं मिलेगा। ओके, कंपोजिशन स्कीम में मिलेगा क्या सर? नहीं मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप रेट कंपोजिट दे रहे हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और नॉर्मल स्कीम में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। GST रिटर्न तो थ्रेशोल्ड में हो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो GSTR4 आपका ईयरली रिटर्न जाता है, जिसकी अभी ड्यू डेट जो है, इन्होंने GSTR4 की ड्यू डेट ओके पहले अप्रैल एंड था, अब जून एंड कर दिया है। और GSTR9 है, मतलब यहाँ पे जो आपका नॉर्मल रिटर्न है वो तो जाता ही है GSTR4 में, और 9 है आपका जो वो AR है ना, AR मतलब एनुअल रिटर्न वाला, वो भी चले जाता है। हाँ, रिटर्न बेटा एनुअली है, और उसमें 2 रिटर्न है, एक रेगुलर रिटर्न, एक एनुअल रिटर्न। ओके, लेकिन आपका क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट CMP 08 में जाता है। भाई ये सर CMP 08 स्टेटमेंट क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आपका पेमेंट क्वार्टरली है ना, तो पेमेंट क्वार्टरली है तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपका टर्नओवर क्या है? तो वो जो टर्नओवर है ना, ओके, वो टर्नओवर आप एक स्टेटमेंट से बताते हो, और वो CMP 08 स्टेटमेंट से बताया जाता है। चलो डन 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 डन। उसके बाद में नॉर्मल होगा तो आपको GSTR1, 3B जो भी मंथली कंप्लायंसेस है वो करने पड़ेंगे। तो ये देखो कितने अच्छे से हमने देख लिया कि आपका जो है ओके थ्रेशोल्ड में रहा तो प्रोसीजर मैकेनिज्म क्या होता है, कंपोजिशन में रहा तो क्या मैकेनिज्म होता है, और नॉर्मल स्कीम में रहा तो क्या मैकेनिज्म होता है। चलो ये मैंने एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में डाल दिया। चलो सर अब ये बताओ कि कंपोजिशन स्कीम में बताओ सर यहाँ पे रेट कितने होते हैं? ओके, आप हमें क्या पूरे रेट से GST देना पड़ता है? अरे भाई क्या ये आप दामाद हो ओके गवर्नमेंट की पूरे रेट से भी GST लोगे, हमको ITC में नहीं देंगे? अरे रेट कंपोजिट रेट होते हैं, टुगेदर रेट होते हैं भाई साहब। ओके, तो ये टुगेदर रेट ले लिए जाएंगे ना। ओके सुनो, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना आपको? तो गवर्नमेंट आपको क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और गुड्स के सप्लायर हो, 10(1) की स्कीम ले रहे हो तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट।
ओके बाकी ये वाला पार्ट बाद में लूंगा। 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट का होगा। अगर आप जो है यहाँ पे कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस होगी, ए सुन भाई, ओके कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस होगी तो 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट लिया जाएगा। और ट्रेडर होगा तो ट्रेडर यहाँ पे 1%, ध्यान सुनना, ट्रेडर होगा तो ट्रेडर 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अ स्टेट। अब देखो यहाँ पे जो है टर्नओवर इन स्टेट, यहाँ दो वर्ड अलग है, और टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन अ स्टेट ये अलग है। ओके तो फिर एक सवाल आ जाता है कि सर यहाँ टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है, बात करेंगे। और अगर आप 10 to 1 की स्कीम ले रहे हो जो मोस्टली सर्विस प्रोवाइडर के लिए या जिनकी सर्विसेज ज़्यादा है, अगर आप 10 to 1 की स्कीम ले रहे हो तो रेट 6% है, और ये 6% रेट टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द स्टेट लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन आपकी बुक में दी है जो आपने बिल्कुल देखना चाहिए कि दो डेफिनेशन, एक था एग्रीगेट टर्नओवर, एक डेफिनेशन हम जो देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, और दूसरा है टर्नओवर इन स्टेट। अब देखो एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट इन दो बातों को समझ लो। ओके टर्नओवर इन स्टेट, इन दो बातों को समझ लो। पहला एग्रीगेट टर्नओवर में अगर हम देखेंगे तो ऑल टैक्सेबल सप्लाई। अब मैं आपको ये कहूँ क्या, अगर उन्होंने ऑल टैक्सेबल सप्लाई कह दिया तो बाकी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई में एग्जाम भी आ जाता है एक्सेट्रा। लेकिन डेफिनेशन बहुत क्लियर है, ऑल टैक्सेबल सप्लाई क्या इंक्लूड होगा, हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्या, तो एग्जाम सप्लाई, वो कहते हैं कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूड करोगे। एग्जाम के 3 एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन कभी देखी है क्या? एग्जाम कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 3 लोग इन्वॉल्व है। चेहरा क्या देखते हो, दिल में मेरे 3 लोग हैं। ओके अरे बाप रे, 3 लोग यहाँ पे कौन कौन से, तो वोनली एग्जाम है, वोनली एग्जाम या फिर नील रेट। ओके या फिर वोनली एग्जाम नील रेट, या फिर अगर हम देखें तो यहाँ नॉन टैक्सेबल सप्लाई वाले भी गुड्स एग्रीगेट टर्नओवर में लिए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट टर्नओवर, आपने एक्सपोर्ट किया तो वो भी लिया जाता है। उसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट आपने यहाँ पे अंडर सेम पैन किया, मतलब डीडीपी में इंटरस्टेट किया, इवन दो स्टॉक ट्रांसफर होगा तो भी लिया जाएगा। और आगे कहते हैं ये सारा जो कैलकुलेशन होगा आपकी वैल्यू, ये ऑल इंडिया पैन बेसिस पे होगा। ओ भाई साहब, ओके ऑल इंडिया पैन बेसिस पे वो कह रहे हैं वो। ओके तो ये जो होगा ऑल इंडिया पैन बेसिस पे सारा कैलकुलेशन किया जाएगा। ओके और ये ऑल इंडिया पैन बेसिस पे यहाँ पे देखा जाएगा। ओके तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या एक्सक्लूड होगा, तो एक्सक्लूड की बात कर लेते हैं। अगर हम एक्सक्लूड की बात कर रहे हैं तो एक्सक्लूड में ओके नाउ पहले पॉइंट नंबर 1, ओके जो आरसीएम में आपने टैक्स दिया इनवर्ट सप्लाई पे वो नहीं लिया जाएगा, इनवर्ट सप्लाई पे वो नहीं लिया जाएगा। और दूसरा क्या एक्सक्लूड कर रहा है, तो दूसरा जीएसटी, अगर कोई जीएसटी लगे होगे तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन वही है बेटा, ओके वही सारे टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट, ओके वो लिया जाएगा टर्नओवर इन स्टेट। लेकिन मतलब उस स्टेट से, पर ये ऑल इंडिया पैन बेसिस पे नहीं है, मतलब उस स्टेट से, उस ब्रांच से आपने ऑल टैक्सेबल सप्लाई कितना किया और एग्जाम सप्लाई के तीनों सप्लाई कितने किए, एक्सपोर्ट कितना किया, इंटरस्टेट कितना किया, ये लिया जाएगा फ्रॉम दैट स्टेट। लेकिन ओके वो स्टेट का ही कंसीडर होगा जहां आपकी ब्रांच है, ऑल इंडिया बेसिस पे नहीं होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है। और एक्सक्लूजन सेम है, एक्सक्लूजन सेम है। आरसी इनवर्ट सप्लाई जिस पे आरसीएम ने आपने टैक्स दिया वो तो आपका इनवर्ट है ना, तो थोड़ी तो टर्नओवर में थोड़ी आएगा। और दूसरा जीएसटी होगा तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा, डेंडन अडेंडन। तो ये जो बात हमने देखी यहाँ पे, ये हमने टर्नओवर से रिलेटेड देखी। तो अब यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट में जो वो कहते हैं आ जाते हैं कंपोजिशन स्कीम में, तो आप जो 1% दोगे ना वो 1% टर्नओवर इन स्टेट और यूटी के बारे में देंगे। फिर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा रुक जाओ, मैं अच्छे से समझाऊंगा बाद में, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ओके जो बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, ओके आपको समझना जरूरी है। तो चलिए अब आ जाइए आप सेक्शन 10(1) और 10(2) पे। तो स्कीम में 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कंपोजिशन स्कीम। एक सेक्शन 10(1) की स्कीम जिसकी कंडीशन 10(2) में दी है, ओके 10(1) की स्कीम जिसकी कंडीशन 10(2) में दी है, और एक 10(2)(a) की स्कीम जो प्रोबेबली जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है, जो यहाँ एलिजिबल नहीं है, वो 10(2)(a) में ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसी 2 स्कीम आपको देखना है। अप्लीकेबिलिटी, भाई साहब ये बताइए कि आप ये सवाल पूछोगे सर 10(1) की स्कीम किसको मिलती है, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, ओके मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो जो गुड्स के सप्लायर है, या रेस्टोरेंट सर्विस, तो मैन्युफैक्चरर ओके मैन्युफैक्चरर एसओजी दे रहा है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, या ट्रेडर जो एसओजी दे रहा है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, और रेस्टोरेंट सर्विस, ये सब एक ही सर्विस 10(1) की स्कीम में है, और वो रेस्टोरेंट सर्विस। दूसरी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी कब आती है, जब एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट एक्सीड्स। देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एग्रीगेट टर्नओवर। भाई ये करंट ईयर में मुझे कंपोजिशन स्कीम लेनी है और मुझे 1% से ही टैक्स देना है। भाई मैन्युफैक्चर होगा तो 1% का टैक्स रेट दिया हुआ है, ओके ओनली 1%, तो मुझे 1% के
टैक्स रेट में, तो क्या मैं ये करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ? देखो, आपको कंपोजिशन स्कीम अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, मेरे वर्ड सुनना, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो 1 अप्रैल को ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 1 अप्रैल को अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो नो डाउट उसकी इंटीमेशन पहले ही देना पड़ता है। तो आपको कंपोजिशन स्कीम जो है यहाँ पे लेना है तो आपको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। तो आप जो कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो वो करंट ईयर में ले रहे हैं, सुनना, आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो वो करंट फाइनेंशियल ईयर में ले रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड ऑन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये डिपेंड है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे। तो ऐसे केस में अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आपका एग्रीगेट टर्नओवर, आप एक को यूज करना, आइदर करोड़ वर्ड यूज करना या लैक्स वर्ड यूज करना, 150 लाख या उससे कम होगा, ओके, इंक्लूडिंग आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, ये हम आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को भी 150 लाख की लिमिट है। तो वो केस में आपको करंट ईयर में यहाँ पे सीएल मिल जाएगा और आप 1% से टैक्स दे सकते हो अगर मैन्युफैक्चर होगा, ट्रेडर होगा, लेकिन रेस्टोरेंट होगा तो 5%, क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए अगर आप ये देखते हो तो 5% का रेट दिया हुआ है उन्होंने, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5% का रेट दिखा आपको, तो 5% से टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ये भाई सर अच्छा हो गया, अब आपको मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो मैं जरूर ऐसा बताऊंगा। लेकिन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हो गए तो 75 लाख का लिमिट अप्लीकेबल है, एक्सेप्ट आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहां 150 लगता है। चलिए सर, करंट ईयर में कितने लिमिट तक मैं 1% का टैक्स सीएल में दे सकता हूं? तो करंट ईयर में ओके, एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख, मतलब क्या, आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और करंट ईयर में कितने टर्नओवर तक, तो अगेन एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख तक आप सीएल ले सकते हो। अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में होगे तो 75 लाख तक ले सकते हो ना। अब यहां पे एक पॉइंट बहुत अच्छा है और वह है मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब क्या ना, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस मैं ओके आपको आगे की कंडीशन में कनेक्ट करके देता हूं। अब किस में सर कैसे कनेक्ट करोगे? तो आप आ जाओ सेक्शन 10(2) में, अब आ जाओ सेक्शन 10(2) में, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सुनना, एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है कंपोजिशन स्कीम की? तो पहला है पर्सन ऑप्टिंग फॉर स्कीम अंडर सेक्शन 10(1). अब 10(1) में कौन ले सकते हैं? मैन्युफैक्चरर ले सकता है, ट्रेडर ले सकता है, रेस्टोरेंट वाला ले सकता है। तो यहाँ पे जनरली ये स्कीम तो गुड्स वालों को है, सिर्फ एक सर्विस कवर कर ली उन्होंने, रेस्टोरेंट वाला, क्योंकि उसमें फूड एलिमेंट डोमिनेंट होता है, तो उन्होंने कवर कर लिया यहाँ पे। ओके, तो वो उन्होंने कवर कर लिया यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये बता दूं कि ये 3 लोगों को जो स्कीम नहीं है, मैन्युफैक्चर हो, कैटरिंग या रेस्टोरेंट हो, कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस, मे बी टैक्सेबल और एग्जाम, कोई सर्विस वो नहीं दे सकते, वो टैक्सेबल और एग्जाम, एक्सेप्ट एज अलाउड इन प्रोविजो टू सेक्शन 10(1). ओके, एक्सेप्ट एज अलाउड, ओके, इन प्रोविजो टू सेक्शन प्रोविजो 2 टू सेक्शन 10(1). मतलब क्या, गवर्नमेंट ने हाथ बांध के रखे हैं कि जो भी कंपोजिशन स्कीम लेगा अंडर सेक्शन 10(1), ओके, 10(2) में उसकी कंडीशन डाली हुई है, पूरा पूरा यहाँ पे उसको बांध के रखा हुआ है, ओके, चेन से बांधा हुआ है। पहला ये देख भाई, ओके, चुपचाप खड़ा रहे, तेरे को बांध के पहला उसको बोला, देख तू कोई सर्विस नहीं दे सकता अदर, तू सिर्फ गुड्स ही बेच सकता है, और हमने एक ही सर्विस अलाउड की है, रेस्टोरेंट, बस। अगर इन तीनों के अलावा, जिसमें आपका गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का, इसके अलावा अगर आपको कुछ अदर सर्विसेज देना हो, तो वो तू नहीं देख सकता, एक्सेप्ट अलाउड। कितना? तो ये मार्जिनल सप्लाई जितना अलाउड है उतना ही तू दे सकता है। तो कितना अलाउड है? मैन्युफैक्चरर या कैटरिंग या रेस्टोरेंट, कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट या ट्रेडर में सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ वैल्यू अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर, लिमिट इज द स्टेट वाइज, और ये जो लिमिट दी है वो स्टेट वाइज दी है। अब थोड़ा ये समझ लेना यहाँ पे, ओके, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि भाई कोई ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस अलग से देगा ही नहीं। अब आप मशीन बेच रहे हो भाई साहब, तो मशीन वाला कुछ तो इंस्टॉलेशन, कुछ तो सर्विस अलग से देगा, रिपेयर मेंटेनेंस कुछ तो करेगा ना। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें सर्विस ही नहीं होती है? बहुत रेयर बिजनेस हो गए कि जिसमें अलग से कोई सर्विस नहीं होगी। और वो क्या कहते हैं, कोई भी सर्विस नहीं देगा, मतलब अच्छा, वो सेम जीएसटी नंबर में सेम नेचर का तो छोड़ दो, दूसरे नेचर की भी सर्विस नहीं दे सकता। एक सिंपल सा एग्जांपल में कि भाई मैं ट्रेडर हूं और मैंने बाजू वाली शॉप रेंट पे दी, नहीं, ओके, तो बाजू वाली शॉप ये बिजनेस में आती है, वो कोई भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो या अदर हो, कोई भी सर्विस नहीं दे सकता, फिर वो टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो, नहीं दे सकता। अरे भाई साहब, ये तो तुमने पूरा ही बांध के रखा, ये क्या बात हुई? तो गवर्नमेंट ने कहा चलो चलो यार, बहुत ही ज्यादा टाइट कर दिया ना हमने आपको बांध के, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अलाउ करते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो ऐसे केस में तुम कुछ लिमिट तक सर्विसेज दे सकते हो। कितने लिमिट तक सर्विसेज दे सकते हो? तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट था, इसको बॉक्स करो,
प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर इन स्टेट था उसका 10%, मतलब करंट ईयर में कितनी सर्विस दूं मुझे बताओ, कितना लिमिट तक दे सकता हूं। तो उन्होंने लिमिट बांध के रखी और उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर होगा उसका 10% या 5 लाख, विच एवर इज, ओ भाई साहब इसको अंडरलाइन करो, विच एवर इज हायर, विचेवर इज हायर। और ये लिमिट स्टेट वाइज मिलेगी, मतलब ये एग्रीगेट नहीं, आपके समझ लो 4 ब्रांचेस है, तो यहाँ पे भी 10% और 5 लाख, यहाँ पे भी 10% और 5 लाख, यहाँ पे भी 10% और 5 लाख, सारे ब्रांचेस में आपको ये लिमिट मिल जाएगी, लिमिट मिल जाएगी। अच्छा सर, समझ में आया कि ये लिमिट ओके स्टेट वाइज आपको मिल जाएगी, बट प्रोवाइडेड दैट कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब ये जो आप गुड्स बेच रहे हो, ओके ये जो गुड्स बेच रहे हो इसका प्लस ये मार्जिनल सप्लाई का एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर में 150 लाख से 75 लाख, यानी गुड्स प्लस दिस, ओके दोनों ऐड करके आपका 150 लाख या 75 लाख तक की लिमिट मिलेगी। और आपको जो भी रेट होगा, समझ लो मैन्युफैक्चरर को रेट 1% है तो उसके जो सर्विसेज उसने दी है मार्जिनल, उसको भी 1% लग जाएगा। अगर ट्रेडर है, ट्रेडर को 1% है तो इसको भी मार्जिनल 1% का रेट लग जाएगा। मतलब ऐसा ये गुड्स प्लस सर्विस मिला के 1% रेट रहेगा। समझा क्या? यस बोलिए, और देर किस बात की, लाइक ठोको यार। ओके कमेंट दो, ओके कमेंट दो, समझा सर, ओके थैंक यू सर। चलिए ना, अब आते हैं यहाँ पे, ये तो मार्जिनल सप्लाई दिया है, तो इसके अलावा मतलब आप एक सर्विस जो अलाउड है रेस्टोरेंट, और इसके ये तीनों लोगों को एक्स्ट्रा जो यहाँ पे दिया है इतना अलाउड कर दिया गया। ओके, अब बहुत सी बार आपको ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसा दिया गया ये मैन्युफैक्चरर है, ओके चलो भाई ये मैन्युफैक्चरर है, और ये जो मैन्युफैक्चरर है गुड्स का सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे सुना, ओके यस, अब ये मैन्युफैक्चरर सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे 110 लाख का सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, और इसके साथ मार्जिनल सर्विस यानी इसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है उसके जो भी टर्नओवर इन स्टेट होगा, टर्नओवर इन स्टेट होगा, समझ लो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का 80 लाख था, तो 80 लाख का 10% और 5 लाख, ओके तो 10% कितना, 8 लाख, तो 8 लाख तक का आप सर्विस दे सकते हो। तो जब तक आप ओके ये जो टर्नओवर है 8 लाख तक का सर्विस आप करंट फाइनेंशियल ईयर में दे सकते हो। अब ये 8 लाख और जो भी आप टर्नओवर करोगे गुड्स का, इसका 1% का टैक्स आपको लग जाएगा, मतलब इसमें दोनों ऐड करके, पर ख्याल रहे ये दोनों ऐड करके लिमिट आपको कितने तक मिलेगी, 150 लाख तक मिलेगी। ओके तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि समझ लो, ओके आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, प्लस आपकी रेस्टोरेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस है, प्लस अदर सर्विसेज है, प्लस अदर सर्विसेज है, तो ये ख्याल रहे, ओके रेस्टोरेंट तो अलाउड ही है ना, रेस्टोरेंट में क्या प्रॉब्लम है, गुड्स तो अलाउड ही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये जो मार्जिनल है, ये जो 10% वाला क्राइटेरिया है और 5 लाख ये क्राइटेरिया विच एवर इज हायर, तो ये जो क्राइटेरिया, ये जो अदर है रेस्टोरेंट को छोड़ के, ये तो आपको अलाउड ही है 150 लाख तक, ये छोड़ के अदर होगा तो उसको वो क्राइटेरिया एप्लीकेबल है कि वो इतने लिमिट तक आप दे सकते हो, और टोटल करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, ये तीनों का मिला के इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आप जो भी यहाँ पे पर ख्याल रहे, एक प्रॉब्लम क्वेश्चन में आप देखोगे आरटी में एक बार पूछा था कि ये रेस्टोरेंट वाले को आप जब टैक्स लगाओगे तो इसको 5% लगाना, और ये दोनों को यानी इसको जो मिलाकर यहाँ पे 1% लगाना, ओके पर रेस्टोरेंट वाले को अलग से 5% आपको लगाना पड़ेगा। ओके ये समझ में आया? समझ में आया तो बोलिए यस सर। नाउ पहली कंडीशन हमने बहुत अच्छे से देख ली, अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई में यानी कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक लीकर और मतलब अल्कोहल के नेचर के प्रोडक्ट, उसमें वो एंगेज नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो आपको सीएल नहीं मिलेगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो सीएल नहीं मिलेगा। अब देखो इस पे इंटरप्रिटेशन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो 10(2) की कंडीशंस यहाँ पे दी है, ये जो 10(2) की कंडीशंस दी है, अब ये जो कंडीशंस है, एक है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक है करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कंडीशंस है 10(2) की, ये करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होती है, ये प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल नहीं होती है। समझ लो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया, कहा टैक्सेबल सप्लाई ना, टैक्सेबल सप्लाई 40 लाख था, उसके बाद में यहाँ पे
सर यहाँ पे ये जो है वाइन भी सप्लाई कर रहा था, और वाइन भी सप्लाई कर रहा था 20 lakhs का, और यहाँ पे कोई अदर सप्लाई, तो टोटल कितना हुआ 60 lakhs। तो उसने प्रीवियस ईयर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया, तो क्या करंट ईयर में सीएल मिलेगा? देखो बेटा, ये कंडीशन करंट ईयर में ही अप्लीकेबल है। प्रीवियस ईयर में वो कुछ भी करे, हमें कुछ भी लेना देना नहीं, वो सर्विस कितना भी दे या ओके नॉन टैक्सेबल सप्लाई करे या आगे की जो कंडीशन मैं पढ़ा रहा हूँ वो कुछ करे, प्रीवियस ईयर में कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें बस ये देखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ओके ये लेस देन और इक्वल्स टू 150 lakhs या 75 lakhs होना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके 150 lakhs से 75 lakhs, प्रीवियस ईयर में ये कंडीशंस अप्लीकेबल नहीं, वो कुछ भी करे। ये कंडीशंस कब अप्लीकेबल है? करंट ईयर में। अगर करंट ईयर में फर्स्ट डे से ही आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो सीएल मिलेगा ही नहीं, या आपने इन बिटवीन नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया, ओ भाई सुन, इन बिटवीन यानी क्या, फर्स्ट डे से नहीं किया, आप बहुत अच्छे लड़के तो फर्स्ट डे ओके जब क्लास लगाते हो तो अच्छे से पढ़ाई करते हो, ओके ओके, या आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हो तो डिसिप्लिन, पहले 10-15 दिन तो डिसिप्लिन आपके क्या बताओ कितना अच्छा रहता है, डिसिप्लिन में सब कुछ क्लास हो जाता है, फिर धीरे 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 जो है ओके पता चलता है क्या हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इन बिटवीन अगर आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया, इवन दो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 क्रॉस नहीं हुआ, तो भी सीएल विड्रॉ हो जाएगा, सीएल विड्रॉ हो जाएगा, ओके सीएल विड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ओके नॉट एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ओके जो नॉन टैक्सेबल है, उसके बाद में नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हो सकता है कि जब कोई अब बुक में आप समरी पढ़ो तो ओके इतना ही वर्ड आ जाए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होना चाहिए, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर वर्ड्स है ना तो लिखने में आसानी होती है। और एक चीज़ समझना, आप 100 पढ़ते हो तो 60 याद होता है, अगर पढ़ोगे 40 तो कितना याद आएगा? प्रॉपर कि नॉट एंगेज इन, ये वर्डिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन अगर मैं आपको ये बताऊँ तो भाई साहब ओके समझ लो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और सीएल लेना चाहता है, वो अदर स्टेट से, समझ लो ये महाराष्ट्र का है और वो अदर स्टेट से, यानी एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली, ओके दिल्ली से वो खरीद सकता है इंटरस्टेट, सुनो इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई कर सकता है, इनवर्ड अलाउड है, अलाउड ए भाई ओके इंटरस्टेट अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है? तो आउटवर्ड अलाउड नहीं है। समझ लो यहां से वो एमपी देना चाहता है तो जहां तक है नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। मतलब क्या? मतलब उसने अगर इन बिटवीन कभी भी इंटरस्टेट कर दिया, समझ लो फाइनेंशियल ईयर वो सीएल ले रहा है, फर्स्ट डे से ही इंटरस्टेट है तो नहीं लेना चाहिए, उसने मिलेगी नहीं, ये कंडीशन करंट फाइनेंशियल ईयर में, और इन बिटवीन इंटरस्टेट कर दिया तो उसी वक्त सीएल विड्रॉ हो जाएगा और नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा। सर प्रीसीडिंग ईयर में इंटरस्टेट किया होगा, तो मैंने आपको बोल दिया ना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, प्रीसीडिंग ईयर में कुछ भी किया हो ओके आप ये ध्यान रखना, प्रीसीडिंग ईयर में कुछ भी किया हो, सीएल जो मिलता है ओके वो आपको एग्रीगेट टर्नओवर पे मिलता है, कुछ भी किया हो एग्रीगेट हो जाएगा, बस बात खत्म। आपका सीएल जो नहीं मिलेगा 10(2) के अंडर, वो कंडीशन करंट फाइनेंशियल ईयर को एप्लीकेबल होगी। ओके डन 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 डन। तो इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई अलाउड, इनवर्ड अलाउड है, आउटवर्ड को रिस्ट्रिक्शन है, ना गुड्स का होना चाहिए ना सर्विस का। सर ये सर्विस मतलब कौन सा? तो आपकी रेस्टोरेंट सर्विस होगी इतनी होना चाहिए, या मार्जिनल सप्लाई आपका इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नॉट एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ, अब ये ध्यान रखना, नॉट एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ कलेक्टिंग टीसीएस अंडर सेक्शन 52। अब मैं थोड़ा आपको अभी भी बताऊंगा और आज में आगे भी कवर करूंगा। सुनो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इधर ध्यान देना, ओके इधर ध्यान देना, ओके स्पीड में होगा तो थोड़ा स्लो कर देना, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये है कि ईसीओ अमेजोन ले लेते हैं, और अमेजोन जो है ईसीओ है, एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है, सप्लायर और रिसिपिएंट, और ये जो बेच रहा है डिलीवरी तो डायरेक्ट करता है, लेकिन ये अमेजोन के थ्रू ऑर्डर लेता है और बेचता है ईसीओ के थ्रू, और ये टीडीएस काटता है, ये टीडीएस काटता है क्योंकि टीडीएस की प्रोविजन, सॉरी टीडीएस नहीं, कहाँ बोल दिया मैंने टीडीएस, ओके तुम भी करेक्ट नहीं कर रहे, ओके यहाँ पे टीसीएस, ये टीसीएस कट करेगा, सेक्शन 52 में टीसीएस की प्रोविजन लगेगी। अब मैं थोड़ा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ाऊंगा और इनवॉइस चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ाऊंगा, क्या कि यहाँ पे ये जो सप्लायर है ना, ये सप्लायर में अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा होगा, यानी गुड्स का सप्लाई किया होगा, किसके थ्रू सप्लाई किया? ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया, तो भी इसको सीएल मिल जाएगा, इवन दो ईसीओ के थ्रू सप्लाई गुड्स होगा तो मिल जाएगा, ओके सीएल अलाउड। यानी ये बंदा इसका 1% का टैक्स किया, मतलब लोगों, मतलब गवर्नमेंट ने, अब देखो ई कॉमर्स है, गवर्नमेंट को करना पड़ा, तो गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दे दिया कि गुड्स का सप्लाई ईसीओ के थ्रू हो सकता है और उसको 1% कंपोजिशन की मिल जाएगी। हाँ इसको कुछ कंप्लायंसेस और प्रोसीजर करनी पड़ेगी, ओके वो बात अलग है। और यहाँ अमेजोन वाला
ओके जो है इवन तो ये कंपोजिशन स्कीम में होगा पर टीसीएस कट होगा कंपोजिशन स्कीम में, क्योंकि टैक्स 1% आता है और जो भी टीसीएस का रेट होगा तो टीसीएस का ओके 0.25 टू 0.25 नया रेट दिया हुआ है। ओके तो वो टीसीएस कट होगा और टीसीएस डिडक्ट होगा जो भी सप्लायर कंपोजिशन में। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ गुड्स वालों को है, मतलब अगर सर्विस है आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो नहीं, ये ईसीओ के थ्रू अलाउड नहीं है। अगर ईसीओ के थ्रू दिया तो सर्विस वालों को यहाँ पे सीएल अलाउड नहीं है। मतलब क्या, मतलब समझ लो आप 10(1) की स्कीम में हो और 10(1) की स्कीम में आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप ट्रेडर हो। ओके आप अगर ईसीओ के थ्रू गुड्स देते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स होता है ईसीओ के थ्रू। ओके सप्लाई ऑफ गुड्स होता है ईसीओ के टू द रिसिपिएंट, तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा टू ईसीओ के थ्रू टू रिसिपिएंट। तो ऐसे सिचुएशन में ठीक है सीएल वो ले पाएगा और ये 150 लाख तक यहाँ पे दे पाएगा। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है ट्रेडर होगा तो ये अदर सर्विसेज देता है। अब अदर सर्विसेज दे रहा है तो कितना अलाउड है, अदर सर्विसेज मार्जिनल लिमिट तक अलाउड है। तो अदर सर्विसेज मार्जिनल लिमिट तक अलाउड है, तो ये जो मार्जिनल लिमिट वाली सर्विसेज है ये ईसीओ के थ्रू नहीं जानी चाहिए, सिर्फ गुड जाना चाहिए, सर्विस अलाउड नहीं है। फिर क्यों ना वो मार्जिनल हो पर अलाउड नहीं है। आई होप आपको समझा होगा। तो नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ कलेक्टिंग टीसीएस फॉर गुड्स सीएल अलाउड, सर्विस को रिस्ट्रिक्शन है जो भी सर्विस आपको अलाउ की गई। नॉट अ मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए। अब नोटिफाइड गुड्स यानी क्या, नीचे मैंने दिया, और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर को, यानी आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। अब नोटिफाइड गुड्स मतलब कौन से, आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको सब्सटीट्यूट्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक। ओके तो ये जो है नोटिफाइड गुड्स है और इसके आप मैन्युफैक्चरर हो गए तो सीएल नहीं मिलेगा। हाँ पर ख्याल रहे रिस्ट्रिक्शन जो है मैन्युफैक्चरर को है। अगर नोटिफाइड गुड्स के, अगर हम नोटिफाइड गुड्स के ट्रेडर होगा तो सीएल मिल जाएगा। ओके यहाँ पे ट्रेडर होगा तो सीएल मिल जाएगा। मैन्युफैक्चर या फिर रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा, ओके रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग होगा तो सीएल मिल जाएगा। रिस्ट्रिक्शन टिप यहाँ पे मैन्युफैक्चर को है। और आप सीटीपी एनआरटीपी हो नहीं अप्लाई होना चाहिए। अगर आप सीटीपी एनआरटीपी के लिए अप्लाई करते हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। और मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया कि ये जो रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल है ये रिस्ट्रिक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर में लागू होते हैं, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में लागू नहीं होते हैं। तो ये तो देख लिया ना हमने, ये तो थी 10(1) की स्कीम। अब 10(2) की स्कीम किसको मिलेगी, 10(2) की स्कीम अब वर्डिंग्स क्या है, अप्लीकेबिलिटी, अप्लीकेबल टू आरपी हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन पीएफआई डज नॉट एक्सीड्स 50 lakhs। ओके तो पहली बात तो यहाँ पे दोनों स्कीम में क्या फर्क है, यहाँ ना बड़ी स्कीम मिलती है एंड 150 lakhs तक स्मॉल रेट, पर यहाँ 10(2) में आपको सिर्फ 50 lakhs ही दिया गया। पर्सन नॉट, किसको मिलेगी, पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑफ अंडर सेक्शन 1 and 2, 1 और 2 में एलिजिबल जो नहीं होगे उसको मिलेगी। सो नॉर्मली इट इज अप्लीकेबल टू पर्सन एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस या मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या कैटरिंग। एमटीसी मतलब मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और कैटरिंग वेयर सर्विस इज प्रीडोमिनेंट। थोड़ा ये पार्ट को समझ लो। हमने क्या कहा, हमने कहा कि 10(1) की स्कीम, ओके 10(1) की स्कीम किसको मिलती है, मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसके बाद में ट्रेडर जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, और यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला ओके जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, इन तीनों को दिया है। हाँ ये इसके साथ सर्विस कितना सप्लाई कर सकते हैं, तो वो मार्जिनल जितना जो लिमिट है 10% उतना सर्विस सप्लाई कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है अब ये और 10(2) की नीचे कंडीशन दी है। अब 10(2) कब लगता है, तो 10(2) कब लगता है, तो अगर कोई 10(1) में एलिजिबल नहीं हुआ, ओके एलिजिबल नहीं हुआ, कब नहीं एलिजिबल होगा, समझ लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है या आर्किटेक्ट सर्विस है, तो आर्किटेक्ट सर्विस तो यहाँ ही नहीं, यहाँ तो रेस्टोरेंट है। तो जो ओनली सर्विस दे रहा है वो 10(1) में एलिजिबल नहीं होगा। तो देखो 10(2) में ये नहीं बोला कि सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के लिए, वो कहते हैं कि जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है वो 10(2) में ट्राई कर सकता है 50 lakhs तक। तो अब एक तो सर्विस प्रोवाइडर या फिर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट, इनको 10(2) में मिल सकती है। सर कैसे, हाँ अगर इनकी मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस यानी जो अदर सर्विसेज है वो ज्यादा है 10% या 5 lakhs विच इज हायर से। अभी एक ट्रेडर था, अब ट्रेडर था 60 lakhs का बिजनेस था उसका, लेकिन उसमें उसकी सर्विस 25 lakhs की सर्विस थी, तो सर्विस डोमिनेंट थी। तो अगर आपकी सर्विस डोमिनेंट है ओके तो ये मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला ओके जो इधर ले सकता है। लेकिन ख्याल रहे यहाँ लिमिट जो है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपका कम हो जाता है, 50 lakhs के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ और 10(2) में रेट कितना अप्लीकेबल है, तो रेट वाला टेबल इधर दिया है। अगर आप 10(2) में ले रहे हो, देखो रेट वाला टेबल इधर दिया है, तो 6% का रेट है, 3 + 3 6%। और देखो 6% का जीएसटी भी लग जाएगा और आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। पर ओके ये बेनिफिशियल है, समझ लो आप नए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बने या कंपनी सेक्रेटरी बने तो आपका आईटीसी ज़्यादा है नहीं, और क्यों 18% का जीएसटी लगाना,
50 लाख तक जब आपको 6% दिया हुआ है तो 6% में काम हो जाएगा ना, कस्टमर का काम 6% में हो जाएगा। ओके, तो आपको क्रेडिट का कोई लेना देना भी नहीं, और आपके ट्रांजेक्शन मोस्टली B2C है। ओके, B2C है तो 6% में आप दे दो अपने जेब से, और कस्टमर को वो लगाओ मत, वो मत लगाओ, तो कस्टमर को बिल ऑफ सप्लाई दे दो, तो फायदेमंद होता है। ओके, 50 लाख तक जो भी है। अब सर इसकी कंडीशन क्या है, तो इसकी कंडीशन 10(2) में दी है। ओके, और एग्जैक्टली सेम कंडीशन है जो 10(2) में देखी थी, बस पहली वाली छोड़ के। पहली वाली क्या था कि वो सर्विस में एंगेज नहीं होना चाहिए। या तो कैसे लगा सकते वो कंडीशन, या तो लगा ही नहीं सकते, या तो वो तो सर्विस को देख के ही सर्विस दिया है, सॉरी सर्विस को देख के ही सीएल दिया हुआ है, कंपोजिशन लेवी दी है, तो यहाँ तो लगा ही नहीं सकते। बाकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होना चाहिए, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, उसके बाद में ईसीओ के थ्रू सप्लाई, सर्विस के ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं होने चाहिए, नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए, और सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं क्या, कि यहाँ पे दोनों के नोटिफाइड गुड्स में फर्क है। यहाँ नोटिफाइड, यहाँ मैन्युफैक्चर तो यहाँ पे भी है, पर यहाँ नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट ज़्यादा है, यहाँ नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट ज़्यादा है, पर यहाँ नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट कम है। यहाँ नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट में आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स है। मतलब क्या है, अगर आप समझना चाहते हो तो मतलब ये है कि ये जो फ्लाई ऐश वगैरह है ना, फ्लाई ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक, ये यहाँ पे नोटिफाइड नहीं है। मतलब क्या, मतलब ये जो गुड्स है इसको 50 लाख का लिमिट मिल जाएगा, 50 लाख तक का मिल जाएगा, 150 का नहीं मिलेगा, इवन दो गुड्स के सप्लायर है, क्योंकि यार रिस्ट्रिक्शन में डाला नहीं है। इसलिए मैन्युफैक्चरर अगर फ्लाई ऐश वाला होगा तो 50 लाख का लिमिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ इतने ही नोटिफाइड गुड्स है, बाकी तो सेम है। सो दोस्तों आई होप आपको 10(1) की स्कीम और 10(2) की स्कीम समझी होगी, समझी कि नहीं समझी। चलो अब ये तो देख लिया, अब देखो फटाफट कंडीशन हो जाएगी, बाकी तो फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोविजो क्या कहती है, ये प्रोविजो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। प्रोविजो कहती है ओके भाई सीएल लेना है, मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। सर ये क्या है, ये है कि मेरे सेम पैन में, सुनना, सेम पैन में अलग अलग डीडीपी हैं, ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, सेम स्टेट में, अदर स्टेट में, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन जो है सेम पैन में है, रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इसके लिए लिया और इसके लिए नहीं लिया? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये सीएल लेना है और आपने पोर्टल पे डाल दिया तो सारे रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन फ्रीज हो जाते हैं सीएल में। सुना, सारे रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन फ्रीज हो जाते हैं सीएल में। ओके, या एक भी इनएलिजिबल हुआ तो सब इनएलिजिबल हो जाएंगे। समझ लो एक ब्रांच से तुमने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया, इनएलिजिबल, बाकी सारे इनएलिजिबल, उसी दिन तुम्हारा सीएल सभी ब्रांच का विड्रॉ हो गया। ओके, आपका सीएल विड्रॉ हो गया। इसमें एक बहुत अच्छा केस स्टडी था। केस स्टडी क्या था आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे कंपनी ले लो XYZ, उसकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में, दूसरा ब्रांच मणिपुर में। अब मणिपुर में 75 लाख का लिमिट है और महाराष्ट्र में 150 लाख का लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर। अब वो बंदे का दोनों ब्रांच का मिला के 95 लाख का टर्नओवर था। अगर महाराष्ट्र के हिसाब से देखा जाए प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर तो 150 लाख है, तो 95 है, तो आप सोचोगे महाराष्ट्र में मिलना चाहिए। और मणिपुर में देखा जाए तो 75 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ नहीं मिलेगा, बिल्कुल वहाँ नहीं मिलेगा। और वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर ये प्रोविजो हिट कर देती है, और ये प्रोविजो कहती है कि वहाँ नहीं मिला ना तो अब कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो आपकी एक भी ब्रांच अगर 75 लाख कैटेगरी वाले स्टेट में होगी तो ऐसे स्टेज में आपको लिमिट ही 75 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके वजह से सारे पे इंपैक्ट आ जाता है। ओके, तो कभी कभी क्या हो जाता है, किसी की वजह से इंपैक्ट आते हैं, दिल में आते हैं इंपैक्ट, पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंपोजिशन स्कीम 10(3), मतलब आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख, आप 10(2) में होगे तो 50 लाख तक मिलेगी, और उसके बाद लैप्स हो जाएगी, मतलब उसके बाद आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे। अदर कंडीशन, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट आउटवर्ड सप्लाई, कंपोजिशन डीलर विल नॉट एलिजिबल फॉर ITC, और कंपोजिशन डीलर कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, क्योंकि इनको बिल ऑफ सप्लाई होता है। चलो ये भी हो गया। ओके, 10(5), इफ प्रॉपर ऑफिसर, पीओ मतलब कौन, प्रॉपर ऑफिसर बिलीव्स दैट टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर 10(1) और 10(2) डिस्पाइट बीइंग इनएलिजिबल, मतलब डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल, मतलब समझ लो उनका सीएल विड्रॉ हो गया या वो एलिजिबल नहीं है सीएल के लिए, तभी सीएल ले लिया, तो उनके ऊपर टैक्स और पेनल्टी तो आएगा ही, और सेक्शन 73, 74 का भी एक्शन हो जाएगा। उसके बाद में कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो मैं आपको बताता हूँ बिल ऑफ सप्लाई। ओके, इनको क्या इशू करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई, और उसके ऊपर लिखना पड़ता है। ओके, बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखना पड़ता है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। डिस्प्ले में रखना पड़ता है कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, साइन बोर्ड पे या कहीं पे। और RCM, अगर उन्होंने अनरजिस्टर्ड का स्टॉक उनके पास होगा सीएल लेते वक्त,
अनरजिस्टर्ड पर्सन का स्टॉक उनके पास होगा सीएल लेते वक्त, तो वो स्टॉक पे आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है। ये वाला कंडीशन ध्यान रखना कि सीएल लेने की एक बहुत डेंजरस कंडीशन है, और वो डेंजरस कंडीशन है कि जब आप सीएल ले रहे हो और आपका कोई परचेसेस अनरजिस्टर्ड पर्सन का है और स्टॉक में पड़ा है, तो आरसीएम में उसका टैक्स देना पड़ता है। ये वाली कंडीशन ध्यान देना। चलो, ये तो हो गया हमारा कंपोजिशन स्कीम पूरा, दोनों इसमें खत्म। उसके बाद में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन मैंने पढ़ा दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर? ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, ऑल ओवर इंडिया, कॉम्पिटेड इंडिया बेसिस पे होगा। ओके, इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम में वो नहीं लिया जाएगा, टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, ये तो जनरल डेफिनेशन है एग्रीगेट टर्नओवर की। अब मेरी बात सुनना, ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पूरे एक्ट के लिए अप्लीकेबल होगी, जहां जहां भी एग्रीगेट टर्नओवर आएगा, लेकिन ओनली फॉर सीएल, ओनली फॉर सीएल। ओके, ये आप लिख सकते हो ओनली फॉर सीएल। आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, ओनली फॉर सीएल। क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर में अब जो मैं बताऊंगा ये सिर्फ सीएल के लिए ही कंसीडर किया जाएगा, बाकी नहीं। तो क्या सर ये क्या है, मैं बताओ ना सर, तो बताता हूं। ओके, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर shall includes the value of supplies made by such person from first day of the April of a financial year up to the date when he become liable for registration, and shall not includes exempt supply of service provided by extending deposit, loan or advances insofar as consideration is represented by interest or discount. ये हाईलाइट करना कि अगर लोन एडवांसेस का इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग होगा जो exempt सप्लाई है, आपको याद है कि लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का यहाँ पे इंटरेस्ट होता है तो एग्जाम सप्लाई होता है, तो जो एग्जाम सप्लाई है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे वो एक्सक्लूड होगा, एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड होगा। थोड़ा इसको ओके वर्डिंग से ज़्यादा डायग्राम में समझते हैं क्या, मैंने 3 डायग्राम लिया है। तो ऐसे केस में समझ लो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई बिजनेस नहीं था, मतलब ये एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख। आप करंट ईयर में आ गए, करंट ईयर में आपने थ्रेशोल्ड लिया, ओके थ्रेशोल्ड लिया 20 लाख का थ्रेशोल्ड मान के चलते हैं, तो आप लायबल टू रजिस्टर्ड हुए। ओके, आप लायबल टू रजिस्टर्ड हुए तो आपका टर्नओवर 20 लाख इंक्लूड, ओके टर्नओवर 20 लाख इंक्लूड। तो अब देखो ये थ्रेशोल्ड लेने के बाद अब एक जनरल क्वेश्चन आता है कि जब करंट ईयर की मैं एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निकालूंगा, करंट ईयर की मैं एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट लूंगा, क्योंकि करंट ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 150 लाख ही मुझे सीएल मिलेगा 1% से, तो ये 20 लाख के बाद 150 लाख लिया जाएगा क्या? नहीं नहीं, वो कहते हैं कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख तक मिलेगा तो जो आपका थ्रेशोल्ड में गया वो भी ऐड होगा, मतलब रिमेनिंग 150, 130 या 75 की लिमिट होगी तो 55 या आपका रिमेनिंग 30 अगर 50 लाख होगा, तो ये 20 को कंसीडर करके 150 यानी ये 20 इंक्लूड करना पड़ेगा, ये 120 इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी 150 लाख या फिर यहाँ पे 75 लाख या फिर यहाँ पे 50 लाख, ये 20 को इंक्लूड करके लिया जाएगा। तो वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके वो इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब 20 छोड़ दिया जाए तो अब जो रिमेनिंग लिमिट बची ओके वो तुम्हारे एग्रीगेशन में ली जाएगी। ठीक है, वो एग्रीगेशन में ली जाएगी। उसके बाद में टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन हमने देखी, लेकिन फॉर सीएल ओनली कुछ छेड़छाड़ आपको करनी पड़ेगी एज पर दिस एक्सप्लेनेशन। वो क्या कहते हैं, जब टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे तो शैल नॉट इंक्लूड्स, अंडरलाइन शैल नॉट इंक्लूड्स, दो बातें उसमें इंक्लूड नहीं होगी। जब सीएल के लिए टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे तो सप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल इन अ फाइनेंशियल ईयर और इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन डिपॉजिट लोन एडवांसेस, तो ये टर्नओवर के लिए। मतलब क्या, मतलब ये है कि वही कि आप जो है कोई बिजनेस नहीं था, आपने थ्रेशोल्ड लिया या आप करंट ईयर में थ्रेशोल्ड ले रहे हो, तो आपको जब टैक्स देना पड़ेगा, आपको जब टैक्स देना पड़ेगा, यहां आप लिख सकते हो कि आपको टैक्स देना पड़ता है जो भी है 1%, 5% या 6% या 6%, ये टर्नओवर इन स्टेट का देना पड़ता है, टर्नओवर इन स्टेट का। देखो ये टेबल ऊपर के पेज पे जाओगे तो आपको 1%, 5% ओके या 6% टर्नओवर इन स्टेट का देना पड़ता है, ओके टर्नओवर इन स्टेट का देना पड़ता है। तो जब आप टर्नओवर इन स्टेट का टैक्स दोगे तो टैक्स में भी ये 20 लाख टैक्स देते वक्त क्या ये 20 लाख को पकड़ के टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, ये एक्सक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड होगा। जब टैक्स देने की बारी होगी तो ये एक्सक्लूड होगा और रिमेनिंग जो बचेगा उसका ही आप 1% ओके या 5% टैक्स दोगे, उसका ही रिमेनिंग 1% या 5% टैक्स दोगे। ठीक है, तो या 6% आप टैक्स दोगे, तो रिमेनिंग बचा। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लीज बताओ ना सर। तो दोनों में है कि आप जब लिमिट कैलकुलेट करोगे कि भाई मेरा सीएल है कि नहीं है, एग्रीगेट टर्नओवर पे लिमिट कैलकुलेट करोगे तो 20 को लेकर लिमिट कैलकुलेट करना है, लेकिन जब आप टैक्स दोगे तो 20 छोड़ के आपको टैक्स देना है। ठीक है, वो तो 20 लाख आप थ्रेशोल्ड में थे, कॉमन सेंस है, ओके थ्रेशोल्ड में थे। अब चलिए मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये समझना, ये बात मैं लेने वाला हूं ये इंटरेस्ट वाली,
ये इंटरेस्ट वाली दोनों में कहा है कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा, और जब आप ये लोगे तो इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा। तो अब देखो मैं जितना आपको समझा रहा हूं ना, बस इतना समझ के चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। बात करेंगे इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। ये डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंटिंग, चेक डिस्काउंटिंग, उसका कमीशन वगैरह, वो डिस्काउंटिंग। तो आपको ये बताओ क्या, ये जो इंटरेस्ट है तो एग्जाम सप्लाई, है तो एग्जाम सप्लाई, लोन एडवांसेस और या डिस्काउंटिंग मतलब चेक बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग। ओके, तो अब देखो वो कहते हैं कि जब भी आप सीएल के लिए एग्रीगेट टर्नओवर लोगे या टर्नओवर इन स्टेट जब जब भी लोगे, तो ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट को आप एक्सक्लूड कर दोगे। चलिए सर, मैं सीएल के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कब लेता हूं? एक कि करंट ईयर में सीएल मिलेगा कि नहीं मिला, तो इसके लिए मैं एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का यूज करूंगा। दूसरा, मैं एग्रीगेट टर्नओवर कब लेता हूं? मेरी लिमिट लैप्स होने के लिए। मेरी लिमिट कब लैप्स होती है? तो अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 150 लाख, 50 लाख या 75 लाख, तो मेरा सीएल विड्रॉ हो जाएगा। तो मैं दो जगह एग्रीगेट टर्नओवर लेता हूं। तो मैं जब जब भी एग्रीगेट टर्नओवर लूंगा, दोनों में से, ऊपर दिया है, दोनों में से जब भी एग्रीगेट टर्नओवर लूंगा, तो दोनों में से आपको अगर इस टर्नओवर में इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग इंक्लूड होगा तो वो डिडक्ट करना पड़ेगा। सर टर्नओवर में इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि वो है एग्जाम सप्लाई, और हमारा एग्रीगेट टर्नओवर कहता है टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई। तो आपके टर्नओवर में इंक्लूड होगा तो आपको वो डिडक्ट करके लेना पड़ेगा। मतलब क्या, समझ लो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 155 लाख था, जिसमें इंक्लूडेड था इंटरेस्ट 20 लाख। मुझे इंटरेस्ट मिला लोन एडवांसेस, मैंने किसी को लोन दिए थे, उसका इंटरेस्ट मिला, तो ये डिडक्ट करके कितना आया? 135 लाख। तो 135 लाख मेरा एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए जाएगा, और वो 150 के नीचे, 150 के नीचे है, तो मैं सीएल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो वो डिडक्ट करके डिसाइड होगा कि मैं सीएल के लिए, और करंट ईयर में मेरा सीएल लैप्स हुआ कि नहीं हुआ, तो वो डिडक्ट करके डिसाइड होगा कि मैं सीएल लैप्स होगा कि नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, ये सेकंड क्या कहते हैं? ये सेकंड कहते हैं कि आप जब भी टर्नओवर इन स्टेट लोगे, सुनो, जब भी आप टर्नओवर इन स्टेट लोगे, अब टर्नओवर इन स्टेट क्यों लेते हो? एक तो आप टर्नओवर इन स्टेट लेते हो टैक्स पे करने के लिए, आपको टैक्स देना है, उसके लिए लेते हो टर्नओवर इन स्टेट, या आपका मार्जिनल लिमिट के लिए। ये जब आप मार्जिनल सप्लाई निकालते हो तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन स्टेट, तो जब भी आप प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन स्टेट लोगे फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस, या करंट ईयर का टर्नओवर इन स्टेट लोगे फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस, तो ये सिचुएशन में आप इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करोगे। एक लाइन में बताओ क्या, जब भी प्रॉब्लम आएगा इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग और लोन एडवांसेस और डिपॉजिट लिया, तो पहले उसको सारे कैलकुलेशन से डिडक्ट करना, सारे कैलकुलेशन से डिडक्ट करना, दैट्स ऑल। ओके, ये हमने देखा। नाउ अब आ जाते हैं कुछ यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एग्जाम सप्लाई, वो तो मैंने बता दिया। एग्जाम सप्लाई में 3 सप्लाई आते हैं, वोल्ली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आते हैं। ओके, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, इंटीमेशन देना पड़ता है आपको सीएल का। इसमें 2 पार्ट किए मैंने। इफ अ पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, यूआरपी, आपने यहाँ कर देना यूआरपी, अनरजिस्टर्ड पर्सन, समझ लो आप अनरजिस्टर्ड हो, ओके, और आप पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, और पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो पर आपको सीएल भी लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अनरजिस्टर्ड थे 20 लाख तक, ओके, तो आप जब भी REG 01 में अप्लाई करोगे, जैसे ही 20 लाख क्रॉस हुआ REG 01 में अप्लाई करोगे, तो REG 01 का पार्ट बी में एक ऑप्शन आता है ऑप्टिंग फॉर सीएल, वहां टिक कर देना। ऑप्टिंग फॉर सीएल कर दिया तो आप जहां तक देखा जाए कंपोजिशन में आ जाओगे। तो एक सवाल आता है बहुत सी बार, क्या हम कंपोजिशन इन बिटवीन ले सकते हैं क्या फाइनेंशियल ईयर के? एक ही केस में, वो तब जब आपने थ्रेशोल्ड लिया और पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो। पहली बार इन बिटवीन जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे आप सीएल ले सकते हो, अदरवाइज आपको सीएल 1 अप्रैल के पहले ही लेना पड़ता है। तो ये सेकंड वाला पार्ट। इफ आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो फिर आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले इंटीमेट करना पड़ता है कि आप CMP 02 में कि आप सीएल लेने वाले हो 1 अप्रैल से, वो पहले इंटीमेट करना पड़ता है, प्रायर इंटीमेट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम एंड रिटर्न वगैरह ये सब हमने देख लिया, ये तो आप पढ़ सकते हो कि रिटर्न क्या है, वैलिडिटी क्या है, ये आप पढ़ सकते हो। अब मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आऊँगा, और वो ध्यान देना, और ये वाले टेबल पे, आप ये वाले टेबल पे आ जाओ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और लास्ट डिस्कशन क्या, सर ये बताओ कि हम लेते हैं मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ टर्न और इन स्टेट, टर्न और इन स्टेट, ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, उन्होंने कहा 1% ऑफ टर्न और इन स्टेट, टर्न और इन स्टेट, ठीक है, या फिर 10 to A में, 10 to A में, ओके, प्रोबेबली सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं 6% ऑफ टर्न और इन स्टेट। तो आपको ये जो है ये कैलकुलेशन टर्न और इन स्टेट के बेसिस पे करने पड़ेंगे। अब टर्न और इन स्टेट का मतलब क्या, मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल टैक्सेबल सप्लाई प्लस
प्लस एग्जम सप्लाई। और एग्जम सप्लाई के ध्यान से देखना, एग्जम सप्लाई के 3 सप्लाई, वोल्ली प्लस नील प्लस वोल्ली प्लस नील, ओके दिख नहीं रहा आपको, प्लस ओके मैं आपको जैसे बताऊंगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब टर्न ऑन स्टेट में और क्या आता है, और आता है एक्सपोर्ट सप्लाई, और क्या आता है इंटरस्टेट, इंटरस्टेट आता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप करंट ईयर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो सीएलई विड्रॉ हो जाता है। आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट को इंटरस्टेट बोला जाता है, इंटरस्टेट आउटवर्ड कर रहे हो सीएलई विड्रॉ हो जाता है, या दूसरा आप कर रहे हो तो सीएलई विड्रॉ हो जाता है। तो इन शॉर्ट ठीक है, डेफिनेशन है टर्न इन स्टेट, लेकिन इसमें इन तीनों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि नॉन टैक्सेबल होगा, एक्सपोर्ट होगा, इंटरस्टेट होगा तो सीएलई विड्रॉ हो जाएगा। इंपॉर्टेंस सिर्फ ये 3 का है, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट और नील रेट। ओके, तो इस इन सिंपल वर्ड उसका मतलब ये आता है, अगर आप चार्ट बुक में जाओगे तो उसका मतलब ये आता है कि अगर आप 1% इन ऑफ टर्न ऑन स्टेट दे रहे हो तो मतलब आप टैक्सेबल प्लस एग्जम प्लस नील रेट उस टोटल का 1% दे रहे हो। हाँ, एग्जम्प्ट और नील रेट ऐड करके 1% दे रहे हो, क्योंकि वो 1% ऑफ टर्न ऑन स्टेट है। दूसरा, अगर आप रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो भी वही, और अगर आप 10-2 की स्कीम में होगा तो वही। लेकिन ट्रेडर के लिए सुनना मेरी बात, ट्रेडर के लिए उन्होंने क्या बोला है स्पेशली, कि ट्रेडर के लिए बोला ओनली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ टर्न ऑन स्टेट। मतलब क्या, ट्रेडर होगा तो ओनली टैक्सेबल सप्लाई लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम छोड़ेंगे नहीं, एग्जांपल मतलब क्या, यहां पे समझ लो ओके आउटवर्ड सप्लाई, तो आपका आउटवर्ड जो सप्लाई है, आउटवर्ड जो सप्लाई है उसमें टैक्सेबल सप्लाई जो है, टैक्सेबल आपका 50 लाख का है। उसके बाद में आपका नील रेट जो है, नील रेट 10 लाख का है, और एग्जम जो है, जो एग्जम्प्ट यहाँ पे 5 लाख का है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या रेस्टोरेंट कैटरिंग हो या 10-2 स्कीम वाले हो, तो आपको यहाँ पे 50 प्लस 60 65 का 65 लाख का 1% ओके या वॉट एवर द रेट अप्लीकेबल आपको तीनों का मिला के देना पड़ेगा। पर अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर में सिर्फ 50 लाख, ये और ये लेने की जरूरत नहीं, यानी 50 लाख इंटू 1% उतना ही देना पड़ेगा। समझा होगा तो बोलो डन 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 डन। सो चलिए दोस्तों, ये हमने देखा कि कैसे कैलकुलेशन होगा। चलो, तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम का रिवीजन। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना, जो आपको बेनिफिट मिला वो बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे ओके यस, ये जो रिवीजन इसके बाद इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और आपका लाइक और कमेंट्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आने वाली यहाँ पे बैचेस जो है इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज करने वाला हूँ। ओके, जहाँ तक नोट्स, उसके बाद में हमारे लेक्चर्स और ये सब राज आपको मैं बताऊँगा। और जुड़े रहना, स्टे विथ आवर यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया कंपोजिशन स्कीम। इजी था। अब मैं आपको ये कहूँगा कि फटाक से क्वेश्चन उठाओ, पढ़ लो, खत्म, चैप्टर इज ओवर। रेगुलर मैथ वगैरह अगर ज़रूरत हो कई क्रिटिकल ट्रिकी एडजस्टमेंट के लिए तो देखो, अदरवाइज चैप्टर इज ओवर। दूसरा, आपको अगर अच्छा लगे तो अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो, ओके, उनको बताओ। तीसरा, अगर आपको ये रिवीजन अच्छी लगी होगी तो लाइक तो करो ही, नीचे 2 कमेंट, 2 वर्ड्स में कमेंट दे दो कि आपको कैसा लगा। आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसकी भी कमेंट दे दो, मैं क्वेरी डेफिनेटली देखता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट जो है शेड्यूल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो शेड्यूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिवीजन खत्म करते हैं। और मैं आपको ये दोस्तों बता दूं कि आपके जो भी जूनियर होंगे जो आगे आईडीटी का क्लास में से बाय करेंगे, तो उनको जरूर कीजिएगा, जरूर कहिएगा कि स्टे ट्यून विथ थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। आगे आने वाली बैचेस में उनको किस तरह से पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, नोट्स कैसे दी जाएगी, ये मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा और उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो उनको जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो जो है ओके देखिएगा, जो अभी 5-10 दिन में आ जाएगा। स्टे ट्यून विथ थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।